जैसा कि हम आपको पिछले 1 महीने से कक्षा 9, 10, 11, 12 का प्रॉपर मैं लगातार पढ़ाता चला आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का ये परीक्षा अच्छे ढंग से हो, अच्छे मार्क्स मिलें और आप अच्छे मार्क्स पाएं, ताकि अच्छे विद्यालय में नाम भी आपका प्रवेश भी हो सके। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना हमारे पास जो कुछ ज्ञान है वो आपके पास बांटते चलें और आप लोग ढंग से पढ़ते चलें। और जो वीडियो जितने क्लास हमने बनाया है लगभग आप लोग पढ़ भी रहे हैं और आप मेहनत करके पढ़िए। इसी प्रकार हम अभी देखो पढ़ाई आपको जय प्रक्रम के बाद अनुवांशिकी पढ़ाया, अनुवांशिकी के बाद भी वो क्या कहते हैं जीवों में जनन पढ़ाया। उसके बाद में हम अगला लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा था नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि नियंत्रण हमारे शरीर में किस प्रकार होता है, समन्वय किस प्रकार होता है और ये किस प्रकार होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, शरीर का तालमेल कैसे बना रहता है। इसलिए हम बराबर आपके पास नया नया वीडियो बनाकर ला रहे हैं कि आप लोग पढ़ते रहें ताकि मार्क्स अच्छे मिलते रहें। तो आज हम ज्यादा कुछ ना कुछ कह करके आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में जैसे कि नियंत्रण है, मैंने पर्चे डाल दिया है तो पर्चे में बता रहा हूं कि जीवों में विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करना या आपसी तालमेल बनाए रखना समन्वय या नियंत्रण कहलाता है। अब जीवों में विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, पेट, सर, शरीर के सभी अंग। तो जीवों में विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करना या आपसी तालमेल बनाए रखना समन्वय या नियंत्रण कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे शरीर में निरंतर वायु दीपन कुछ होते हैं, शरीर में निरंतर क्रियाएं बहुत सारी होती रहती हैं, जैसे चोट खाना, जल जाना, किसी गर्म वस्तु को छूते ही तेजी से हाथ का हटा लेना, ठंड को छूना, तेजी से प्रतिक्रिया उसके लिए करना, इसके बाद में कांटा चुभना, सुई चुभना आदि क्रियाएं, या मच्छर का काटना या शरीर में खुजलाना आदि क्रियाएं हमें संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना मिलता रहता है। तो जो हमारे शरीर में ये क्रियाएं होती रहती हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं कि हमारे शरीर में एक जाल के रूप में पूरे शरीर में फैली होती हैं और ये जाल क्या होता है, डेंड्राइट्स के रूप में होते हैं। तंत्रिका का एक मुख्य भाग होता है जो संवेदी अंग की तरह कार्य करता है और वो डेंड्राइट्स जो होते हैं, वृक्षकात होते हैं हिंदी में कहते हैं, ये पूरे शरीर में जाल के रूप में फैले होते हैं और निरंतर शरीर में बाहर से होने वाली वायु दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क को सूचना देते हैं और मस्तिष्क उसका नियंत्रण करता है। तो अगर बात किया जाता है कि हमारे शरीर में विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करना या आपसी तालमेल बनाए रखना समन्वय या नियंत्रण कहलाता है। तो ये समन्वय और नियंत्रण हमारे शरीर में निरंतर होता रहता है, जिसमें संवेदना शून्य होती है। जैसे कि कुछ रोगी होते हैं, लेप्रोसी होते हैं, तो उनमें कहा जाता है कि संचार का माध्यम नहीं होता है। अगर कुछ रोगी में देखा जाए तो संवेदी तंत्रिकाएं पूरी नष्ट हो जाती हैं और उनको क्या होता है, ना सुई चुभने का ज्ञान, ना कांटा चुभने का ज्ञान, चाहे उनके साथ कोई भी प्रतिक्रिया किया जाए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, चाहे जो उनके शरीर से किया जाए, चाहे काटना हो या सुई चुभा दिया जाए, तो उनमें संवेदी नहीं होती है। लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों में ये तंत्रिका द्वारा नियंत्रण होता है। तो बात आता है कि नियंत्रण तो हमारे शरीर में होता रहता है, लेकिन हमारे शरीर में नियंत्रण जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार से होता है। यह नियंत्रण 2 प्रकार से होता है, एक होता है तंत्रिकीय समन्वय नियंत्रण और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा नियंत्रण। अब तंत्रिकीय नियंत्रण की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में लगभग 90 सेंटीमीटर, कहीं कहीं मिलता है कि 1.5 मीटर लगभग लंबाई होती है, 1.5 फीट की लंबाई होती है तंत्रिका कोशिका की। यह एक कोशिकीय सरल संरचना होती है जिसको आसानी से देखा नहीं जा सकता है। जब एक कोशिका में बात की जाती है कि एक कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो उसका कहा जाता है कि तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी संरचना है। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं और शरीर के सभी भागों में जाल के रूप में फैलकर
संवेदी अंग की तरह कार्य करती हैं, जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं और उसके लिए प्रेरक तंत्रिकाएं सूचना ला करके उसका समन्वय नियंत्रण करती हैं। अब बात आता है तंत्रिकीय समन्वय क्या है या तंत्रिकीय नियंत्रण क्या है। तो हमारे शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण क्या होता है कि अगर देखा जाए तंत्रिकीय नियंत्रण, तो जैसे कांटा चुभना, कांटा चुभना, जल जाना, कांटा चुभना, जल जाना, सुई चुभना, या किसी गर्म वस्तु को छूते ही तेजी से हाथ का हटाना आदि क्रियाएं होती हैं। तो तंत्रिकीय नियंत्रण क्या होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करती है, जैसे कांटा चुभना, जल जाना, सुई चुभना, किसी गर्म वस्तु को छूते ही तेजी से हाथ हटाना आदि क्रियाएं हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंग के रूप में त्वचा पर पाई जाती हैं, जो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करके मस्तिष्क को सूचना देती हैं और उस सूचना को मस्तिष्क ग्रहण करता है। जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथियां होती हैं, वो हाइपोथैलेमस से प्रभावित होकर के मस्तिष्क से प्रेरक तंत्रिकाएं उस भाग तक आती हैं जहां पर कोई उद्दीपन होता है और उसके लिए नियंत्रण का कार्य करती हैं। तो हमारे शरीर में तंत्रिकीय समन्वय में वायु उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है, लेकिन एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा समन्वय। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा भी समन्वय होता है, जैसे हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ पाई जाती है। मास्टर ग्रंथ एक मटर के दाने के समान होती है और वो 3 पालियों में बटी होती है, वायस्रावी, अग्रपाली, मध्यपाली तथा पश्चपाली होती है। अब उसमें क्या होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अग्रभाग से 7 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मध्य भाग से 1 हार्मोन स्रावित होता है और पश्च भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अंतःस्रावी ग्रंथ मास्टर ग्रंथ के द्वारा 13 से अधिक हार्मोन स्रावित होते हैं। अब ये क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे होता है एक GTH, ये होता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है कि मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथ के द्वारा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। ये शरीर में आकर के नर और मादा, बालक और बालिकाओं में गोनेट्स का निर्माण करता है, अर्थात मादा में या महिलाओं में क्या करता है, अंडाशय की वृद्धि को प्रेरित करता है और जिससे उनमें क्या होता है, अंडाणु बनने लगते हैं। जबकि बालकों में GTH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आता है और वहां वृषण की वृद्धि करता है, जिससे कि क्या कहते हैं, गोनेट्स बनते हैं, शुक्राणु तेजी से बनने लगते हैं, वृषण तेजी से वृद्धि करता है और उसमें शुक्राणु बनने लगते हैं। STH, इसी प्रकार STH हार्मोन्स होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है कि यह अगर माध्यम में मिडिल कह लीजिए कि ना ज्यादा ना कम, एक मध्यम अगर नियंत्रित रूप से यह हार्मोन शरीर में बहता रहता है तो शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है, और अगर ये तेजी से हो जाता है तो अग्रकायिता एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। अगर ये हार्मोन्स कम होता है तो लंबाई प्रभावित होती है और बच्चे की लंबाई रुक जाती है। तो ये शरीर में एक नियंत्रण रूप से वृद्धि करता है, नियंत्रित होते हुए कि शरीर में बराबर सभी भागों में तेजी से वृद्धि करता है, जिसके कारण किसी बालक या बालिका की तेजी से वृद्धि होती रहती है। फिर होता है GH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, ये भी क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH हार्मोन्स क्या करता है कि पुरुषों में वृषण के अंदर तेजी से अर्धसूत्री विभाजन करके वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण शुरू करता है, जबकि बालिकाओं में अंडाशय में तेजी से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
उनके अंडाणु का निर्माण करता है और एक नियंत्रण में वृद्धि करता रहता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो होता है LH हार्मोन्स, लुटियोट्रापिक हार्मोन्स। लुटियोट्रापिक हार्मोन्स ये क्या आता है, या लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल में जब सेकेंडरी ग्रोथ आती है तो उस ग्रोथ को क्या करते हैं कि तेजी से स्तन में वृद्धि करते हैं और स्तन सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक लक्षण के साथ साथ एक नियंत्रण में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके द्वारा 7 हार्मोन्स हैं। हम सबका उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि आगे मास्टर ग्रंथ पढ़ाना है तो उसमें हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण करते हैं, जैसे कि ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन्स होते हैं, स्त्री हार्मोन्स होते हैं जो महिलाओं में नियंत्रित रूप से शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो वृद्धि विकास रुक जाती है और इनकी अधिकता हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो हमारे शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण वास्तव में देखा जाए, नियंत्रण एवं समन्वय 2 प्रकार से होता है। लेकिन बात की जाए कि समन्वय एवं नियंत्रण में हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, एक तंत्रिका कोशिका पाई जाती है और वह तंत्रिका कोशिका क्या करता है कि तेजी से हमारे शरीर में वायु उद्दीपन को ग्रहण करता है। जैसे कि हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि यह है तंत्रिकीय नियंत्रण। या इसके बाद में किया जाए तो आता है प्रश्न तंत्र का कोशिका। तंत्रिका कोशिका की संरचना जैसा कि हम बता रहे हैं। तो हमारे शरीर में सबसे पहले तंत्रिका कोशिका की बात आती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तंत्रिका कोशिका इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए और ये पूछा जाता है लगभग बार बार। तो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका के द्वारा नियंत्रण किस प्रकार का होता है, तो हम तंत्रिका के बारे में जैसा कि आप देखिए ये आप लोग भी चित्र बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम चित्र बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सही कर दें इसको, ये सही से बन जाए। ये अब तंत्रिका कोशिका देख लीजिए आप लोग। ये तंत्रिका कोशिका होती है, इस पूरे भाग को, केंद्रक वाले भाग को साइटान कहते हैं, साइटान। और इस भाग को पूरे को कहते हैं न्यूरॉन। ये मुख्य भाग है तंत्रिका कोशिका का जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो अब ये तंत्रिका कोशिका का ये भाग जो होता है इसे कहते हैं डेंड्रॉन। और इसमें अधिक से ऐसे हम दूसरे रंग से बना रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। ऐसे जाल के रूप में, शाखा के रूप में, जैसा हमने बताया कि शरीर की सतह पर ये जाल के रूप में वृक्षकात या डेंड्राइट्स पहले होते हैं, ये जाल के समान। एक तरफ तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, उसके चारों तरफ ये जाल बना लेते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं और ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। डेंड्राइट्स। और ये न्यूरॉन होता है, एक केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक वाले भाग को साइटान कहते हैं। साइटान के अंदर प्रोटीन के बने हुए निश्चित कण होते हैं, यही सूचना को क्या करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत एक धूसर द्रव भरा होता है, ग्रे मैटर जिसे कहते हैं।
ये धूसर द्रव्य क्या करता है, तरल माध्यम में सूचना को तंत्रिका कोशिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसमें बात किया जाए कि तंत्रिका कोशिका है क्या, तो तंत्रिका कोशिका की जैसे कि आप लोग चित्र जरूर बनाएंगे, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। कभी कभी 4 नंबर का फिगर ही पूछ लेता है या 3 नंबर का, इसलिए आप लोग फिगर जरूर बनाए जैसा कि हम बना दे रहे हैं। तो इसका नाम है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है, तो ये तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है। ये माइलिन शीथ। ये अब बात आता है तंत्रिका कोशिका है क्या। तंत्रिका कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। प्रथम भाग साइटान होता है। साइटान के अंतर्गत एक बड़ा बहुफलकीय भाग होता है जिसे तंत्रिका काय कहते हैं, और इस कोशिका तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये केंद्रक, इसके अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है। इसके चारों तरफ अंदर एक निशिल कण, प्रोटीन के बने हुए निशिल कण होते हैं, और इसमें ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य भरा होता है। ये जो मेन बिंदु हैं इसको हम लिख दे रहे हैं धूसर द्रव्य, क्योंकि सूचना द्रव्य माध्यम में जाती है। और इसे न्यूरॉन कहते हैं, इसे डेंड्रान कहते हैं। ये डेंड्रान है, लिखे हैं देखिए ये डेंड्रान, हम दूसरे कलम से लिख दे रहे हैं डेंड्रान। और क्या है, डेंड्राइट्स ये है आपके, ये जो जाल के रूप में बनाते हैं ये डेंड्राइट्स हैं। तो अब जब तंत्रिका कोशिका की बात की जाती है तो तंत्रिका कोशिका क्या है कि एक बड़ा बहुफलकीय कोशिका काय होती है जिसके अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ प्रोटीन के बने हुए निशिल कण होते हैं, और जब कोई वायु उद्दीपन शरीर की सतह पर होती है तो ये डेंड्राइट्स उस सूचना को ग्रहण करके उस सूचना को लाते हैं, और डेंड्रान के द्वारा वे सूचनाएं केंद्रक में पहुंचती हैं। जो निशिल कण प्रोटीन बॉडी उसको क्या करते हैं, उस सूचना को ग्रहण करते हैं, और वो तेजी से ग्रे मैटर धूसर द्रव्य के द्वारा न्यूरॉन को देते हैं, और न्यूरॉन उस सूचना को लेकर के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पहुंचाती है। तो क्या होती है कि सूचना ग्रहण करने का काम डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स से डेंड्रान को, और डेंड्रान से केंद्रक को, केंद्रक क्या करता है, वो सूचना को देता है न्यूरॉन को। यह कोशिका का सबसे लंबा बेलनाकार भाग होता है जो क्या कहते हैं, इस सूचना को लेकर आता है। लेकिन जब यहाँ से सूचना सीधे आती है तो ये जो नीचे होता है देख लीजिए आप, बना हुआ है, तो ये छोटी छोटी घुंडियों के रूप में होते हैं, जैसे कि हम बना दे रहे हैं ये यहाँ पर। और यह वह भाग होता है जहां से क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका ने सूचना को ग्रहण किया, तो इस भाग से ऐसे दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ जाती है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका, दूसरी तंत्रिका कोशिका से तीसरी तंत्रिका कोशिका से सूचना सीधे रीढ़ रज्जु या मेर रज्जु के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है, और मस्तिष्क वहां से उस संवेदना को पढ़ करके प्रेरक तंत्रिका को सूचना देती है। वह प्रेरक तंत्रिका क्या करती है, वहां से सूचना लेकर आती है, और उस भाग पर जहां पर कोई उद्दीपन हुआ, क्रिया हुई, उस क्रिया के लिए प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो जैसे कि चोट खा गए या मच्छर काट रहा है, मान लीजिए तो मच्छर काट रहा है, ये मिली सेकेंडों में संवेदी तंत्रिकाएं उसको ग्रहण करके और मस्तिष्क तक सूचना देती हैं। मस्तिष्क उस सूचना को प्रेरक तंत्रिका के द्वारा देता है, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका आकर के संबंधित अंगों में से नियंत्रण या समन्वय स्थापित करती है। इस प्रकार देखा जाए तो मानव में समन्वय और नियंत्रण मुख्य रूप से वायु उद्दीपन को ग्रहण करने का काम तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। तो तंत्रिका कोशिका ये क्या है कि वायु उद्दीपन को ग्रहण करती है। अब जैसे लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हो कि तंत्रिका कोशिका वास्तव में एक संवेदी कोशिका की तरह कार्य करती है, जो हमारे त्वचा के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, और संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है, वायु उद्दीपन को ग्रहण करती है, और वो मस्तिष्क के द्वारा उसका नियंत्रण करती है। अब इसमें क्या है, तंत्रिका कोशिका जब देखा जाता है तो इसमें 2 भाग होते हैं, साइटान और न्यूरॉन। साइटान के अंतर्गत क्या होता है कि एक बहुफलकीय कोशिका काय होता है, और कोशिका काय के चारों तरफ ये शाखाएं निकली होती हैं जिन्हें डेंड्रान कहते हैं, और डेंड्रान आगे बढ़ करके और अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं।
इसके अंदर निषेध कण प्रोटीन के भरे हुए होते हैं और इसके अंदर दूसरा द्रव्य भरा होता है। जब डेंड्राइट सूचना लेकर आता है तो डेंड्रान को देता है, वह डेंड्रान सूचना लेकर के केंद्रक को देता है और केंद्रक के अंदर भरे हुए दूसरा द्रव्य उस सूचना को लेकर के न्यूरॉन को देते हैं, वह न्यूरॉन सूचना लेकर के दूसरी तंत्रिका कोशिका को देता है और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्वारा वह सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है और हाइपोथैलेमस क्या करती है, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा उसका नियंत्रण करती है। तो अब ये हो गया आपका ये भाग। फिर न्यूरॉन की बात आती है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा बेलनाकार भाग होता है, जो तंत्रिका के कोशिका के डेंड्रान केंद्रक वाले भाग से डेंड्राइट्स और डेंड्रान्स तथा केंद्रक के द्वारा सूचना लेता है और वह पुनः दूसरी तंत्रिका कोशिका को सूचना देता है, जिसके द्वारा वह सूचना क्या होती है, मस्तिष्क के द्वारा पहुंच करके उसका नियंत्रण करती है। इस प्रकार हमारे शरीर में तंत्रिका के द्वारा वायु उद्दीपन का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार तंत्रिका कोशिका के बाद आता है कि तंत्रिका कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के प्रकार अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, अंतर तंत्रिका कोशिका। तो अब बात की जाती है कि संवेदी तंत्रिका क्या होती हैं। तो जैसे कि हमने उस अभी तंत्रिका कोशिका में बताया कि ये केवल वायु उद्दीपन को ग्रहण करके मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक ले जाती हैं। तो ये है संवेदी तंत्रिका। कि संवेदी तंत्रिका वह तंत्रिका कोशिकाएं जो सभी अंगों से सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाने का कार्य करती हैं, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाने का कार्य करती हैं, छूट गया बीच में, कार्य करती हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा यानी कि सभी इंद्रियां। तो अब इसमें क्या है कि वह तंत्रिकाएं जो वायु उद्दीपन को त्वचा के किसी भाग से, किसी अंग से सूचना ग्रहण करती हैं, उस सूचना को जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा से उद्दीपन हुआ और ये तंत्रिका कोशिका उस सूचना को ले जाकर के क्या करती हैं, मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती हैं। लेकिन बात आती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वह तंत्रिका कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु से आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों या कार्यकारी अंगों तक ले जाती हैं, वह कहलाती हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। अर्थात वह तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क से सूचना को लेकर के कहाँ आती है, मांसपेशियों या किसी ग्रंथियों के साथ, मांसपेशियों या ग्रंथियों के पास या किसी अंगों के तक सूचना लेकर आती हैं, वह तंत्रिका कोशिकाएं प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि संवेदी तंत्रिका कोशिका से प्रभावित होकर के प्रेरक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से सूचना ला करके जहां पर उद्दीपन होता है कार्यकारी अंगों तक या मांसपेशियों तक लाने का कार्य करती हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूते ही तेजी से हाथ हटाना, ठंड को छूते ही उसके बारे में तुरंत प्रतिक्रिया करना या ताप बढ़ने पर उसका प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना कि गर्मी बढ़ गई है। तो ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका करती है। लेकिन अंतर तंत्रिका कोशिका वह तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो संवेदी व प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती हैं। कहने का मतलब कि अंतर तंत्रिका कोशिका वह तंत्रिका कोशिका होती है जो संवेदी और प्रेरक को जोड़ती हैं और जोड़ने के साथ साथ क्या करती हैं कि ये मेरुरज्जु व मस्तिष्क में पाई जाती हैं। क्योंकि मेरुरज्जु से संवेदी तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु को देती है और मेरुरज्जु को सूचना मस्तिष्क को देती है, इसलिए दोनों के बीच में ये तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अर्थात संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ती हैं तो अंतर तंत्रिका कोशिका बनती है। तो ये क्या होती है, मध्यस्थता का कार्य करती हैं अंतर तंत्रिका कोशिका, यानी कि संवेदी तंत्रिका से सूचना लेती हैं और मस्तिष्क से सूचना लेकर के प्रेरक तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को देती हैं। तो इस प्रकार दोनों तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में इसका काम है जोड़ना, सूचना को लेना, आदान प्रदान करना, यानी वायु उद्दीपन, चाहे कट जाना, जल जाना, चोट खाना, सुई चुभना, कांटा चुभना, गर्म वस्तु को छूते ही तेजी से हाथ हटाना, इन सभी
तीनों तंत्रिकाओं के तालमेल से हमारे शरीर में समन्वय व नियंत्रण स्थापित होता है। तो इस प्रकार तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं और ये क्या करती हैं, निरंतर संवेदी अंगों से सूचना को लेकर के और क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क से प्रेरक तंत्रिका प्रभावित होकर के यहाँ शरीर के कार्यकारी अंगों तक उसको क्या करती हैं, नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण होता है और तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। इसी प्रकार तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, अभी हमने आपको बताया, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, अंतर तंत्रिका कोशिका। इसी में एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती चाप वह क्रिया होती है जो बिना मस्तिष्क के जानकारी के हमारे शरीर में घटना घटती है। मस्तिष्क को कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है और जो क्रिया होती है वायु उद्दीपन होता है, उसके लिए तुरंत क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिना सोचे समझे तुरंत होने वाली क्रिया होती है। क्या होता है कि प्रतिवर्ती चाप वह क्रिया होती है जो बिना सोचे समझे तुरंत होने वाली क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो बिना मस्तिष्क के अनुमति के होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि बिना सोचे समझे कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी घटना घटती है जिसमें मस्तिष्क को सूचना नहीं होता है। जैसे अचानक आप जा रहे हैं और अचानक कोई किनारे या बगल में खड़ा हुआ जोर से आवाज करता है, आप डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। तो ये क्या होता है, बिना मस्तिष्क की जानकारी की होती है। मस्तिष्क की जानकारी की वो क्रिया होती है कि जैसे देखा कि कोई गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, पेड़ गिर रहा है या कुछ गिर रहा है, तो आप भागते हो तो मस्तिष्क को तब तक मस्तिष्क पढ़ लेता है कि ये घटना घटने वाली, भागो, पैर को सूचना दे देता है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो कान को सूचना देता है कि सुनो क्या कह रहे हैं। कोई देख रहा है, कुछ देखने वाली बात है, तो आंख को सूचना देता है, देखो देखो ये क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार तो ये सब क्या होती हैं कि मस्तिष्क की जानकारी में होने वाली क्रियाएं होती हैं, तो तंत्रिका क्रियाएं होती है, तंत्रिकीय नियंत्रण होती है। लेकिन जो क्रियाएं बिना सोचे समझे तुरंत होने वाली क्रिया होती है, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, वो कहलाती है प्रतिवर्ती चाप। जैसे अर्थात ऐसी क्रियाएं जो बिना मस्तिष्क के अनुमति के होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप कहलाती हैं। जैसे सुई चुभने से तेजी से हाथ का हटा लेना, आंख फड़कना, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये सब ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया है कि ये हैबिट होता है, स्वभाव जन क्रिया होती है कि जैसा क्रिया होता है उसके लिए तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। जैसे कि अब देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, प्रतिसारण तंत्रिका तंत्र, जहां से सूचना का इस प्रतिवर्ती क्रिया का ये प्रदर्शन होता है प्रतिवर्ती चाप का, तो यहाँ से क्या होती है, प्रेरक तंत्रिका जो होती है, संवेदी तंत्रिका होती है, एक प्रेरक तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका से जैसे कार्यकर लिखा है, तो कार्यकर को कह सकते हैं कार्यकर, कार्यकारी अंग। तो यहाँ पर कोई घटना घटती है, अब यहाँ से घटती है तो सूचना क्या होता है, यहाँ पर कोई घटना घट रही है तो यहाँ से सूचना गई अंदर, और अंदर सूचना गई तो यहाँ से तुरंत वापस आ रही है। इसके लिए तो क्या होता है, एक संवेदी तंत्रिका को उसका सूचना लेकर जाती है और वो सूचना को लेकर आती है। तो इस प्रकार जैसे एक व्यक्ति है, उसका हाथ है, गर्म वस्तु को छू रहा है, भाप निकल रहा है, गर्म है, तो तेजी से हाथ हटा रहा है। इस प्रकार ये तंत्रिका कोशिका में प्रतिवर्ती चाप ऐसी क्रिया होती है जिससे ताप का ज्ञान या फिर सुई चुभने से तेजी से हाथ का हटा लेना, आंख का फड़कना, भोजन को देख करके मुंह में पानी आना प्रतिवर्ती चाप का प्रदर्शन है। ये जिसे कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं और ये प्रतिवर्ती चाप के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि एक टॉपिक है इसी चैप्टर का है, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की मेरुरज्जु की संरचना। मेरुरज्जु क्या है, मेरुरज्जु रीढ़ रज्जु या कशेरुक दंड के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ये सूचना को लाने और ले जाने में दोनों में कार्य करती है। जैसे मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, उस मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलकर रीढ़ की हड्डी के भीतर नीचे की ओर फैला होता है। मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो लंबा बेलनाकार कशेरुक दंड द्वारा
बनी नलिका में स्थित होता है तथा यह 3 रक्षात्मक आवरणों से घिरा होता है, देह तानिका, जल तानिका और मृद तानिका। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मेरु रज्जु देह तानिका, रज्जु तानिका और मृद तानिका से घिरा होता है और ये क्या करता है कि कशेरुक दंड के अंदर सूचना को ग्रहण करके शरीर के कार्यकारी अंगों से उद्दीपनों को भेजने का कार्य करता है। मेर रज्जु में श्वेत द्रव्य भरा होता है, धूसर द्रव्य भी पाया जाता है। मेर रज्जु में श्वेत द्रव्य बाहर की ओर तथा धूसर द्रव्य भीतर की ओर स्थित होते हैं। धूसर द्रव्य इस प्रकार दबा रहता है कि यह तितली के पंखों के समान, जैसे कि आप देख रहे हैं, तितली के पंखों के समान दिखाई देता है। दोनों ओर के पंखनुमा भाग पृष्ठ सिंह, अधर सिंह कहलाते हैं तथा इसमें क्या होता है कि पृष्ठ सिंह, अधर सिंह कहलाते हैं। या वक्ष से वक्ष तथा कट में धूसर द्रव्य के पार्श्व श्रृंग भी होते हैं। पृष्ठ तथा पार्श्व श्रृंगों के संवेदी अववाही तंत्रिकाएं फैली होती हैं जो निकल करके प्रेरक अपवाही तंत्रिका तक फैली होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं, इसके अंदर तंत्रिका का जाल फैला होता है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, मेरु रज्जु से सूचना लेने का और ले जाने का और लाने का कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत मेरु रज्जु के केंद्र में एक गुहा होती है जिसे न्यूरोसील कहते हैं, न्यूरोसील, और इसके अंदर केंद्रीय नलिका होती है, मृद तानिका, धूसर द्रव्य। इस प्रकार देखा जाए तो मेरु रज्जु क्या है, तंत्रिका तंत्र से निकलकर क्या होता है, एक मोटी तार, बिजली के तार के समान संरचना बनाती है जो क्या होती है कि मृद तानिका, और मृद तानिका इसके साथ साथ क्या कहते हैं, मृद तानिका जल तानिका के द्वारा घिरी होती है और ये सूचना को लाने और ले जाने का कार्य करती है तथा कशेरुक दंड के अंदर सुरक्षित रहती है। इसमें एक तंत्रिका कोशिका इसके अंदर जाल के रूप में फैली होती है, न्यूरोसील होता है, श्वेत पदार्थ बाहर की तरफ होते हैं और धूसर द्रव्य अंदर की तरफ फैले होते हैं और ये सूचना लेकर के मस्तिष्क से क्या करते हैं, तत्संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करते हैं। और जब तत्संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना आती है तो ये रीढ़ रज्जु मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार मेरु रज्जु की जैसे संरचना के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये क्या करता है कि सूचना लाने और ले जाने के दोनों के बीच होता है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के मुख्य भाग से जुड़ा होता है और हर प्रकार के उद्दीपन या नियंत्रण को क्या करता है, ये समायोजन करता है, समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो मेरु रज्जु एक प्रकार का क्या है, संवेदी तंत्रिका तंत्र है जो मस्तिष्क के द्वारा सीधे जुड़ा होता है और शरीर में होने वाली सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करता है। जिस प्रकार अभी तंत्रिका कोशिका के द्वारा हम बता रहे थे या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बताया हमने कि नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार का होता है, तो मनुष्य में समन्वय और नियंत्रण हमने बताया 2 प्रकार से होता है। एक तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, एक हार्मोनल नियंत्रण होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण वह नियंत्रण होता है जो संवेदी कोशिकाओं के द्वारा उद्दीपन को ग्रहण करके प्रेरक तंत्रिका के द्वारा उसमें समन्वय स्थापित करता है, ये तंत्रिकीय नियंत्रण कहलाता है। लेकिन समन्वय जब बात की जाती है कि वो रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, तो शरीर में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक लक्षण यानी बालक बालिकाओं में किशोरावस्था से युवावस्था में जब प्रारंभ होते हैं तो ये हार्मोन ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन जैसे सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन्स, लुटियोट्रॉपिक हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मेलानोसाइट हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, पैराथॉर्मोन्स आदि हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये शरीर में होने वाले मानव में भिन्न भिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मनुष्य में नियंत्रण तंत्रिका द्वारा और हार्मोन्स द्वारा दोनों प्रकार से समन्वय नियंत्रण स्थापित होता है, क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और जीवन की गति को एक निरंतर दर से आगे बढ़ाते रहते हैं, तो वो रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। उसी प्रकार बात की जाए तो पादपों में समन्वय भी होता है, जैसे पादपों में विभिन्न अंगों से कार्यों का आपसी तालमेल
हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसे ही पादपों में समन्वय कहते हैं, क्योंकि पादपों में तंत्रिका कोशिका का अभाव होता है। तंत्रिका कोशिका पाई नहीं जाती है, अर्थात संवेदी कोशिका पाई नहीं जाती है। हमारी त्वचा पर हिस्टोन, प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि उसमें कोशिका भित्ति होती है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये पादप हार्मोन्स जो बनते हैं, ये क्या करते हैं, ये जल परिवहन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचकर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो पादपों में विभिन्न अंगों से कार्यों का आपसी तालमेल, यानी श्वसन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, रसारोहण क्रिया, जल परिवहन क्रिया आदि क्रियाएं जो होती रहती हैं, रसारोहण क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में क्या करता है, उन क्रियाओं से ये हार्मोन्स तालमेल बनाए रखता है, और ये जो तालमेल बनाता है हार्मोन्स के द्वारा, वही पादप में समन्वय कहलाता है। इसी प्रकार पादप हार्मोन्स वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पौधों की में उत्पन्न होकर के, बहुत कम मात्रा में पौधों में उत्पन्न करके पौधे की वृद्धि एवं विकास क्रियाओं को प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार पौधों में देखा जाए तो ये पादप हार्मोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि पादप हार्मोन जो होते हैं, ये पौधों में विभिन्न क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, जिनसे उनमें नियंत्रण होता है। और ये पादप हार्मोन्स की बात की जाए तो पादप हार्मोन्स कितने 5 प्रकार के होते हैं। जो 5 प्रकार के पादप हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि देखते हैं पादप हार्मोन्स के प्रकार। पादप हार्मोन्स में ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन है। तो पौधों में जो नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, वो पादप हार्मोन्स के कारण होता है, और ये पादपों में बनते हैं। तो जैसे कि बात की जाए, अगर ऑक्सिन की बात की जाए तो ऑक्सिन क्या है, एक प्राकृतिक हार्मोन से जो पौधों में बनता है, और इस पादप हार्मोन्स को क्या करते हैं कि ये कृत्रिम विधि द्वारा भी 5 प्रकार के बनाया गया है। इंडाल एस्टिक एसिड, इंडाल पायरुविक एसिड, इंडाल पायरुविक एसिड, इंडाल एस्टिक एसिड, और इंडाल 5 प्रकार के हैं कृत्रिम विधि द्वारा जो मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ऑक्सिन हार्मोन्स क्या हैं, ये प्राकृतिक रूप से पौधों में बनते हैं, जो तने की वृद्धि में सहायता करते हैं, प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करते हैं, जड़ बनने में सहायता करते हैं, पत्तियों के विलगन को रोकते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है, एक प्राकृतिक हार्मोन्स है। ऐसे हार्मोन जो पौधे की लंबाई में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की ओर मुड़ने में, प्रकाश संकुंचन करने में, जड़ बनाने में सहायता करते हैं, और पत्तियों के फूलों एवं बीजों को गिरने से रोकते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स क्या इस प्रकार है। अगर जिब्रेलिन की बात की जाए तो जिब्रेलिन हार्मोन्स की खोज याबता एवं हयाती ने फार्मोसा के धान में खोजा था, जिनमें एक कवक के द्वारा इसकी खोज की थी। ये पादप हार्मोन्स पौधे तने के लंबाई में वृद्धि करता है, कृषि में फसल की पैदावार में वृद्धि करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, और याबता हयाती ने इसकी खोज उसमें की थी। बौनी प्रजातियों के लंबाई में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। ये पादप हार्मोन्स पौधे के लंबाई में वृद्धि करते हैं, जिससे बौनी प्रजातियों पर छिड़काव करने से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। यानी पौधों की नस्ल में सुधार करने के लिए भी जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, बौनी प्रजातियों से लंबी प्रजातियों को बनाने में किया जाता है। जबकि साइटोकाइनिन एक प्रकार का विशेष पादप हार्मोन्स है, जिसे मछलियों से प्राप्त किया, मछली के आंख से प्राप्त किया था, और उसका नाम साइटोकाइनिन रखा। लेकिन एक वैज्ञानिक स्कोग है, उन्होंने इसको मक्के से अलग किया था, और इसका नाम जिएटिन रखा था। लेकिन ये क्या करता है, साइटोकाइनिन एक मुख्य हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और जिस प्रकार कोशिका विभाजन तेजी से लंबाई में वृद्धि करती है, तो पौधे की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है, और पौधे की पत्तियों को तथा पौधों को हरा बनाए रखने में बहुत मदद करता है, ताकि लंबे समय तक दृढ़ता प्रदान करता है। और पौधे क्या करते हैं, लंबे समय तक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जीवित रहते हैं, तो ये दृढ़ता प्रदान करता है। अगर बात की जाए एब्सिसिक अम्ल, तो यह वृद्धि को रोकता है तथा बीज एवं कलियों की सुसुप्तावस्था को बनाए रखता है। ये भी एक पादप हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है, इसके साथ साथ विलगन को भी रोकता है, पुष्पन क्रिया को भी प्रेरित करता है। यह एक पादप हार्मोन्स है जो क्या करता है, कलियों की सुसुप्तावस्था
और बीज की सुसुप्तावस्था बनाए रखता है, जिसके कारण बीज जल्दी से क्या होते हैं, वो जल्दी से उगते नहीं हैं या जल्दी से पौधे लंबाई में बढ़ते नहीं हैं, पौधा सुस्त हो जाता है। इसी प्रकार पांचवा हार्मोन से एथिलीन। एथिलीन ही वह पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पादप हार्मोन जब पेड़ों पर लगे होते हैं फल, तो फलों के समीप टहनियों पर एथिलीन हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है और ये फलों को पकाने में सहायता करता है, पत्तियों के विलगन को रोकता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्या है कि एथिलीन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन, पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे हार्मोन्स मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब इसके कार्यों को देखा गया तो पाया गया कि एथिलीन भी एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, जो क्या कहता है कि फलों को पकाने में सहायता करता है, विलगन को रोकता है, अर्थात पत्ती, पुष्प और बीज को गिरने से रोकता है। विलगन वह क्रिया होती है जिसमें हरे हरे पौधे के पत्ती व फल या बीज गिरने लगते हैं, तो क्रिया विलगन कहलाती है। इस प्रकार पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। ये आपके पौधों में क्या करते हैं, समन्वय नियंत्रण को बनाए रखने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार जैसे जंतुओं में होता है नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण, हार्मोनल नियंत्रण, उसी प्रकार पौधों में तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, तो उनमें क्या होता है, पादप हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है।